हेलो स्टूडेंट्स। हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। 11th बिजनेस स्टडी में हम पढ़ रहे हैं फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, व्यावसायिक संगठन के विभिन्न स्वरूप। तो व्यावसायिक संगठन के विभिन्न जो स्वरूप होते हैं वो कौन कौन से होते हैं उनके बारे में हम देखते जा रहे हैं। सबसे पहला हमने स्वरूप देखा एकल स्वामित्व। दूसरा स्वरूप देखा हमने हिंदू अविभाजित परिवार व्यवसाय। तीसरा सहकारी समितियाँ। चौथा साझेदारी। और पांचवा स्वरूप हमने देखा कंपनी। इन सभी के बारे में हमने विस्तृत रूप में जाना कि ये क्या होते हैं, इनकी स्थापना किस प्रकार से होती है। इनके बारे में पूरी तरह से हमने इनका इंट्रोडक्शन किया। ये बहुत बढ़िया चैप्टर था, हमारे बिजनेस स्टडी में एक महत्वपूर्ण पार्ट अदा करने वाला ये था। अब हमने कंपनी स्वरूप के बारे में जाना कि कंपनी स्वरूप क्या होता है, किसे कहते हैं। लेकिन ये कंपनी का जो निर्माण है, हमने पिछले उसमें देखा था कि कंपनी का निर्माण विधान के द्वारा होता है और उसका अंत भी विधान के द्वारा ही होता है। इसलिए इसके निर्माण की प्रक्रिया थोड़ी जटिल होती है और जिसमें समय भी लगता है और थोड़ी खर्चीली होती है। इसलिए इसके निर्माण की प्रक्रिया को हमें समझना पड़ेगा कि कंपनी का निर्माण किस प्रकार से होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्म है ये बिजनेस का, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। कंपनी का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है उसके बारे में आज हम देखते हैं। देखिए, संयुक्त पूंजी कंपनी का एक वैधानिक अस्तित्व होता है। संयुक्त पूंजी कंपनी कंपनी का अपना एक अलग अस्तित्व होता है। और कैसा अस्तित्व होता है? उसका वैधानिक अस्तित्व होता है, मतलब कानूनी अस्तित्व होता है। उसका अपना एक अलग पृथक अस्तित्व होता है, ये उसकी विशेषता है। और इसीलिए तो उसकी अपनी एक पहचान होती है, सार्वमुद्रा जिसको हम बोलते हैं। एकल स्वामित्व व साझेदारी व्यवसाय के अंतर्गत कोई कानूनी हस्तक्षेप नहीं होता है। एकल व्यवसाय हमने पढ़ा, साझेदारी पढ़ा, इसमें सरकार हस्तक्षेप नहीं करती। परंतु कंपनी की स्थापना या निर्माण के लिए एक वैधानिक प्रक्रिया को अपनाना आवश्यक होता है। किंतु जब कंपनी का निर्माण करना हो उस समय एक कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, एक कुछ वैधानिक कार्यवाही करना पड़ती है, लीगल फॉर्मेलिटीज़ करना पड़ती है। कंपनी की स्थापना के साथ साथ इसके संचालन में भी वैधानिक औपचारिकताओं को पूरा करना होता है। केवल स्थापना ही नहीं, जिस प्रकार से एकल स्वामित्व साझेदारी में किसी प्रकार की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करना पड़ती, उसी प्रकार से उसके संचालन में किसी प्रकार के कई नियमों का पालन नहीं किया जाता। लेकिन कंपनी का जन्म कानून के द्वारा होता है और उसके संचालन में भी कानूनी औपचारिकताओं का पालन करना होता है। मतलब कंपनी जो फॉर्मेशन है पूरी तरह से लीगल है और नियमों पर चलने वाला फॉर्मेशन है। अतः इस अध्याय में हम कंपनी की स्थापना, निर्माण से संबंधित कुछ तथ्य है उसका हम अध्ययन करने वाले। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, देखिए कंपनी की स्थापना को हम कुछ उसके स्टेप्स दी है। इन 3 स्टेप्स में हम कंपनी की स्थापना को पढ़ने वाले हैं कि किसी कंपनी का निर्माण करना हो, उसकी स्थापना करना हो तो उसकी 3 स्टेप्स दी है। सबसे पहली स्टेप है कंपनी का प्रवर्तन। अब ये कंपनी का प्रवर्तन क्या होता है, ये इसको हम अभी पूरा विस्तृत में समझने वाले हैं। दूसरी स्टेप, हम इस स्टेप को समझने के बाद दूसरे स्टेप में जाएंगे, कंपनी का समामेलन। ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रक्रिया है। और तीसरा है कंपनी द्वारा व्यवसाय का प्रारंभ। ये तीनों स्टेप्स को हम स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। डायरेक्ट हम यहाँ पर नहीं पहुँच सकते, डायरेक्ट यहाँ पर भी नहीं पहुँच सकते। पहला चरण पूरा होने के बाद ही अगले कदम पर जा सकते हैं, दूसरा पूरा होने के बाद ही हम तीसरे पर जा सकते हैं। चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं कंपनी का प्रवर्तन। कंपनी के निर्माण की प्रक्रिया में सबसे पहला कदम है कंपनी का प्रवर्तन, मीन्स प्रमोशन ऑफ कंपनी। देखिए, कंपनी की स्थापना या निर्माण कुछ व्यक्ति मिलकर करते हैं। हमने पहले इसकी परिभाषा, इसके आशय में देखा कि कंपनी कुछ व्यक्तियों द्वारा लाभ कमाने के उद्देश्य से शुरू किया गया क्या है, एक ऐच्छिक संघ है। कुछ व्यक्तियों के द्वारा लाभ उपार्जन के उद्देश्य से वैधानिक व्यवसाय को करने के लिए जो ऐच्छिक संघ होता है वो क्या कहलाता है, कंपनी कहलाती है। तो कंपनी की स्थापना
या उसका निर्माण कुछ व्यक्ति मिलकर करते हैं। और किस लिए करते हैं? व्यापार का एक ही उद्देश्य होता है, लाभ कमाना। यह या तो किसी व्यवसाय को प्रारंभ करने के लिए किया जाए, भाई ये या स्थापना या निर्माण या तो किसी व्यापार को प्रारंभ कर रहे हैं, अथवा किसी विद्यमान व्यवसाय को खरीद कर उसे नए सिरे से अपने तरीके से चलाने के लिए किया जाए। या तो वो नया व्यापार शुरू कर रहे हैं या किसी दूसरे पुराने व्यापार को खरीद कर अपने तरीके से उसे चलाने के लिए कर रहे हों। दोनों ही परिस्थितियों में कुछ प्रारंभिक कार्य किए जाने आवश्यक होते हैं। कोई सी भी कंपनी आपको स्टार्ट करना हो, या तो आप नए सिरे से स्टार्ट कर रहे हो या किसी दूसरी कंपनी को आप खरीद रहे हो, तो नया स्टार्ट करोगे उस समय भी और किसी दूसरी कंपनी को खरीदोगे उस समय भी, दोनों को आप अपने तरीके से चलाने के लिए आपको कुछ प्रारंभिक कार्य करने पड़ते हैं। अब ये प्रारंभिक कार्य, ये अंडरलाइन करने वाली बात है। किसी भी कंपनी को प्रारंभ करने के पूर्व हमें प्रारंभिक कार्य करना पड़ते हैं। अब ये प्रारंभिक कार्य क्या होते हैं? उदाहरण के लिए, व्यावसायिक अवसर के विचार पर गहन अध्ययन। व्यावसायिक अवसर वे हम क्या करने वाले हैं? हम पिकनिक पर जाने वाले नहीं हैं। हम पिकनिक पर जाएंगे, वहाँ भी हम पहले जांच पड़ताल कर लेते हैं कि हमें कहाँ जाना है, क्या ले जाना है, कितना टाइम लगेगा, किस साधन से जाना है, बहुत विचार कर लेते हैं। अब यहाँ तो हम हमारा करियर बनाने के लिए काम कर रहे हैं, व्यवसाय करने के लिए विचार कर रहे हैं। तो व्यवसाय करने के लिए वहाँ पर अवसर है या नहीं? व्यावसायिक अवसर, अवसर का मतलब होता है कि एक ऐसा मौका जिस पर हम चौका लगा सके। तो व्यावसायिक अवसर पर विचार, गहन अध्ययन करना पड़ेगा। वह जांच पड़ताल करना, जिस व्यवसाय को हम स्टार्ट करने वाले हैं उस एरिया में वो उस व्यवसाय के क्या अवसर हैं, मुझे मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, सफलता का मौका मिलेगा या नहीं, उस पर गहन अध्ययन करना पड़ेगा, जांच पड़ताल करना पड़ेगी। ये क्या है? ये प्रारंभिक कार्य है। ये व्यवसाय की सफलता के बारे में आश्वस्त हो जाने के उपरांत, जब हम आश्वस्त हो जाएंगे कि हाँ मेरा व्यवसाय इस स्थान पर सफल हो सकता है, उसके बाद क्या करना पड़ेगा? वैधानिक औपचारिकताएं पूरा करना। उसके बाद हम कंपनी के निर्माण के संबंध में जो वैधानिक कार्यवाही है, कानूनी कार्यवाही जो है, वो करना पड़ेगी। जिनमें क्या करना पड़ेगा? आवश्यक प्रपत्रों को तैयार करना। जिनमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? उसमें क्या क्या प्रपत्र लगेंगे? भैया कहीं पर भी फॉर्म भरना होगा, वहाँ भी हमें प्रपत्र लगाना पड़ता है। तो यहाँ तो हम कंपनी का निर्माण करने वाले हैं, तो हमें उसमें भी कागज़ लगाना पड़ेंगे। प्रपत्र मीन्स फॉर्म, कागज़। कौन कौन से कागज़ लगाना पड़ेंगे? प्रपत्रों को तैयार करना पड़ेगा। रजिस्ट्रार से कंपनी के प्रस्तावित नाम के संबंध में पत्र व्यवहार करना। रजिस्ट्रार मीन्स भाई हमने ज़मीन खरीदी, मकान खरीदा, प्लाट खरीदा, तो उसकी हम रजिस्ट्री कराने कहाँ जाते हैं? रजिस्टर ऑफिस में जाते हैं। इसी प्रकार से कंपनी के निर्माण के लिए भी कंपनी अधिनियम के द्वारा हर एक स्टेट में एक रजिस्ट्रार ऑफिस बनाया गया है। उस रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर के रजिस्ट्रार से, जो व्यक्ति कंपनी का रजिस्ट्रेशन करने वाला है, उस व्यक्ति से कंपनी के प्रस्तावित नाम के संबंध में पत्र व्यवहार करना। कंपनी का नाम क्या रखने वाले हैं, जो हम प्रस्ताव डालने वाले हैं, उसके संबंध में हम पत्र व्यवहार करेंगे कि हम ये बिजनेस स्टार्ट करने वाले, इसका ये नाम रखने वाले हैं। यदि व्यवसाय क्रय करना है तो उसके स्वामी से अनुबंध करना। यदि हम कोई सा पुराना व्यवसाय खरीद रहे हैं तो उससे हमें पहले अनुबंध करना पड़ेगा। ये सभी फॉर्मेलिटी करना पड़ेगी। ये कंपनी निर्माण का प्रथम चरण होता है। ये कंपनी निर्माण का कौन सा चरण हो गया? पहला चरण हो गया। व्यावसायिक अवसर की खोज करना, उसके प्रति आश्वस्त होने के बाद में प्रपत्र तैयार करना। प्रपत्र में हम जिस व्यवसाय को शुरू कर रहे हैं उसके नाम से संबंधित फाइल तैयार करना, रजिस्ट्रार से चर्चा करना। यदि दूसरे व्यापार को खरीद रहे हैं तो उससे अनुबंध करना। ये प्रोसेस जो कहलाती है, क्या कहलाती है? कंपनी का प्रथम चरण। इस चरण में जो भी क्रियाएं संपन्न की जाती है उन्हें प्रवर्तन कहते हैं। इस चरण में हम जो भी एक्टिविटी करने वाले, ये तो अभी मैं इंट्रो बता रहा हूँ, वास्तविक जो प्रोसेस वो भी आगे है ना। ये इंट्रोडक्शन, यदि हम परिचय ही अच्छी तरीके से कर लेंगे तो बाकी हमें समझने की ज़रूरत नहीं है।
ये जो क्रियाएं संपन्न की जाती है प्रथम चरण की, उन्हें कहा जाता है प्रवर्तन, और इसीलिए तो यहाँ पर है कंपनी का प्रवर्तन। तथा जो व्यक्ति फर्म या समामेलित संस्था ये कार्य करती है उसे कहा जाता है प्रवर्तक। कंपनी के निर्माण के प्रथम चरण की क्रियाएं जो की जाती है उन कामों को कहा जाता है प्रवर्तन, और इन क्रियाओं को जिसके द्वारा संपन्न किया जाता है उन लोगों को कहा जाता है, उन संस्थाओं को कहा जाता है प्रवर्तक। ठीक है, चलिए आगे हम चलते हैं अब मेन पॉइंट पर। अब ये प्रवर्तन शब्द हमारे सामने आया तो इसका मतलब क्या हुआ? व्हाट इज प्रवर्तन? प्रवर्तन का अर्थ क्या है? देखिए, प्रवर्तन का आशय दिया है व्यावसायिक विचार की अवधारणा व सुअवसरों की खोज करना। प्रवर्तन का आशय व्यावसायिक विचार की अवधारणा व सुअवसरों की खोज करना। व्यावसायिक विचार, भाई किसी भी व्यक्ति के दिमाग में सबसे पहले किसी व्यवसाय को प्रारंभ करने का विचार ही आएगा। डायरेक्ट वो व्यापार करने नहीं लग जाएगा, डायरेक्ट वो कंपनी शुरुआत करने नहीं जाएगा। पहले तो वो सपना ही देखेगा, अपने दिमाग में एक पिक्चर खड़ा करेगा। तो उसके दिमाग में जो विचार आएगा, वो जो अवधारणा आएगी, जो कॉन्सेप्ट आएगा, जो पिक्चर खड़ा होगा, तो व्यावसायिक विचार की अवधारणा और उसके जो सुअवसर जो उसकी जो खोज करेगा, वो आसपास के वातावरण को देख करके उसके दिमाग में जो पिक्चर खड़ी होगी कि मुझे इस प्रकार की कंपनी करना चाहिए, मुझे इस प्रकार का व्यवसाय करना चाहिए। कई बार होता है हम कोई सामान लेने जाते हैं और वो सामान हमें आसपास नहीं मिलता है, तो हमें गुस्सा आता है कि अरे इसकी दुकान मैं ही शुरू कर दूं, यहाँ पर बहुत दूर लेने जाना पड़ता है। तो आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, इसी में से तो व्यवसाय शुरू होता है। तो यहाँ पर आसपास का जो वातावरण है उसमें से व्यावसायिक विचार की अवधारणा और सुअवसरों की खोज, अवधारणा और उसकी खोज। पहले तो हम सोचेंगे कि मुझे व्यापार शुरू करना है, फिर जिस व्यापार को मैं शुरू करना चाहता हूँ, ये क्या हो गया? विचार की अवधारणा। दूसरा, फिर उससे रिलेटेड अवसर की खोज करना कि मैं ये जो व्यवसाय करने वाला हूँ तो वो आसपास वो सफल होगा कि नहीं, इसकी खोज करना। उसके संबंध में विस्तृत जांच पड़ताल करना, वो व्यवसाय सफल होगा कि नहीं, इसके संबंध में पूरी खोजबीन करना। कितनी पूंजी की आवश्यकता होगी, कितनी संपत्ति लगेगी, उसका मैनेजमेंट क्या होगा, ये विभिन्न आवश्यक तत्वों का एकत्रीकरण और उनमें पारस्परिक समन्वय संबंधी जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को कहा जाता है प्रवर्तन। व्यावसायिक विचार की अवधारणा, उसके अवसरों की खोज, उसके संबंध में जांच पड़ताल, पूंजी, संपत्ति, प्रबंध, इनसे संबंधित विभिन्न जितने भी तत्व हैं उन सबको एकत्रित करना, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन संबंधी जो क्रियाएं की जाएगी, वह सभी क्रियाएं क्या होगी? ये सभी क्रियाओं को हम बोलेंगे प्रवर्तन, प्रमोशन, कंपनी का प्रमोशन। चलिए, ये हो गया आशय। ये यदि आप आशय समझ गए होंगे तो आप प्रवर्तन को पूरी तरह से समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम परिभाषाएं देख लेते हैं। प्रवर्तन का आशय है व्यावसायिक सुअवसरों की खोज करने तथा उनके लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से पूंजी, संपत्ति, प्रबंध क्षमता को किसी व्यावसायिक संस्था के रूप में संगठित करने से है, उसे कहा जाता है प्रवर्तन। चलिए, बहुत सारी परिभाषाएं देखिए। अब हम दूसरे पॉइंट पर आ जाते हैं, प्रवर्तक। कंपनी के प्रथम चरण के जो भी क्रियाएं की जाती है वो प्रवर्तन कहलाता है। अब इन क्रियाओं को करने वाला जो वर्ग है, जो व्यक्ति है, जो संस्था है, वो कहलाता है प्रवर्तक। जो व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह, जो व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह या संस्था कंपनी के प्रवर्तन में सहायता प्रदान करता है और इस संबंध में सभी आवश्यक कार्य करता है, उसे प्रवर्तक कहते हैं। भाई ये क्रियाएं अपने आप होगी क्या? भाई पेन पड़ा है, इस पेन को उठाना पड़ेगा तभी चलेगा वो, तो इसको करने के लिए कोई व्यक्ति होना। तो इन क्रियाओं को, प्रवर्तन की जो क्रियाएं हैं, इन क्रियाओं को करने वाला जो वर्ग है वो कहलाते हैं प्रवर्तक। वेरी सिंपल है। परिभाषाएं बहुत सारी दी है। प्रवर्तक वह व्यक्ति है जो लाभ प्रदान करने योग्य व्यवसाय में व्यवसाय के विचार को कार्य रूप में परिणित करने की संभावना को जानता है, उससे संबंधित विभिन्न व्यक्तियों को एकत्र करता है
तथा अंत में नवीन व्यवसाय को जन्म देने के लिए विभिन्न आवश्यक चरणों की देखरेख करता है, उसे कहा जाता है प्रवर्तक। चलिए, अब प्रवर्तक का महत्व क्या है? इम्पोर्टेंस ऑफ प्रमोटर। ये जो व्यक्ति जो प्रवर्तन का काम करने वाले हैं, इनका क्या महत्व है व्यापार में? प्रवर्तक का समाज की दृष्टि से बहुत महत्व होता है। तो यहाँ पर समाज कहाँ से आ गया? हम तो कंपनी की स्थापना कर रहे हैं, तो प्रवर्तक का समाज की दृष्टि से क्या महत्व होता है? उसे धन सृजनकर्ता या आर्थिक पैगंबर भी कहा जाता है। जो प्रवर्तक है वह धन सृजन करता है, धन का निर्माण करता है, या अर्थ कमाने वाला पैगंबर है। कितना बड़ा नाम दिया है, धन सृजन करता है या आर्थिक पैगंबर है। यह उन संभावनाओं को विचार प्रदान करता है जो विद्यमान नहीं है। संभावना है, संभावना मतलब जैसे हम बैठे हैं, मैं सोच रहा हूँ कि मुझे कुछ काम करना है, कुछ व्यवसाय करना है, ये क्या है? ये संभावना है कि वहाँ पर ऐसा काम हो सकता है, ऐसी संभावना है। वो जो संभावना है, उस संभावना का जो विचार है, उस संभावना को सबसे पहले तो क्या करता है? विचार प्रदान करता है। जो कि अभी विद्यमान है ही नहीं, हम सपना देख रहे हैं, वो संभावना है। उस संभावना को विचार प्रदान करना जो अभी है ही नहीं, इस अवधारणा को कार्य रूप में परिणित करने के लिए सभी साधनों को एकत्रित कर अपने विचारों को साकार रूप प्रदान करता है। जो संभावना है, जो अभी है ही नहीं, उसे क्या करता है? कार्य रूप में परिणित करता है, उसे फील्ड में उतारता है और साधन एकत्रित करता है उसके लिए, और अपने विचारों को साकार रूप प्रदान करता है। उसने जो चित्र खड़ा किया है उसको वो जमीनी लेवल पर आकार देता है। जनता को नई वस्तुएं, सेवाएं उपलब्ध कराता है। आज जो हम जो जनता है, आज हमारे पास इतने जो साधन हैं, हमारे घरों में जो साधन दिखाई देते हैं, ये सब साधन किसने उपलब्ध कराए हैं? ये सब कंपनी ने उपलब्ध कराए हैं, व्यवसाय ने उपलब्ध कराए हैं। यदि ये लोग नहीं सोचते, ये लोग यदि सपना नहीं देखते, तो आज हमें ये सारी चीज़ें नहीं मिल पाती। इन्होंने संभावनाएं खोजी, उन संभावनाओं को विचार रूप प्रदान किया, विचार को कार्य रूप में परिणित किया, कार्य के लिए साधन एकत्रित किए और हमारे लिए वस्तुओं का निर्माण किया। ये कहलाते हैं प्रवर्तक, और इसीलिए तो इन्हें धन सृजन करता या इन्हें आर्थिक पैगंबर कहा जाता है। यह न केवल रोजगार का सृजन करता है, वरन समाज के जीवन स्तर में वृद्धि में सहायता करता है। ये केवल रोजगार का सृजन ही नहीं करता। आज हम देखते हैं हमारे अधिकांश लोग कंपनियों में काम करते हैं, कितने हजारों लोगों को रोज़गार मिलता है। गवर्नमेंट की नौकरियां बहुत कम होती है, लेकिन कंपनियों में रोज़गार करने वाले लोग उससे कई गुना अधिक होते हैं। तो समाज के अधिकांश बेरोजगार युवकों को रोज़गार देने वाला कौन होता है? प्रवर्तक होता है। दूसरा, ये समाज के जीवन स्तर को बढ़ाता है। आज जो हमारा जीवन स्तर जो प्रतिदिन उच्च होता जा रहा है, उसके पीछे ये कंपनी होती है, प्रवर्तक होते हैं। यह अर्थव्यवस्था में संसाधनों का कुशलतम उपयोग करने में मदद प्रदान करता है। संसाधन, देश के अंदर जितने भी संसाधन हैं, प्राकृतिक संसाधन, भौतिक संसाधन, मानवीय संसाधन, इन सारे संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग करते हैं, मदद करते हैं। ये सब प्रवर्तक है। इसीलिए तो इन्हें आर्थिक पैगंबर कहा है, धन सृजनकर्ता कहा है, धन का निर्माण करते हैं। आज हम देखते हैं, हम मोबाइल से बात करते हैं, हमारे से हर मिनट के पैसे लिए जाते हैं, हर सेकंड के पैसे लिए जाते हैं, लेकिन ये इनकी एक प्लानिंग है। कंपनी जो है, आज हम जितनी कितने सारा प्रोडक्ट है, माल है, वस्तुएं मार्केट में कितने माल खरीदा जाता है, तो ये सब धन का सृजन कर रहे हैं ये कंपनियां। ये आर्थिक पैगंबर है। तो ये सब इनकी मेहनत है। इन्होंने पहले संभावनाएं देखी, संभावनाओं को विचार दिया, विचार प्रदान किया, उस विचार को कार्य रूप में परिणित किया और कार्य के लिए साधन एकत्रित किया और फिर वस्तुओं का निर्माण किया, तब जाकर के धन का सृजन होता है। तो ये सब कौन होते हैं? प्रवर्तक। अब प्रवर्तकों के प्रकार दिए हैं कि कितने प्रकार के प्रवर्तक होते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रवर्तक है पेशेवर प्रवर्तक। एक पेशेवर प्रवर्तक, पेशा का मतलब हम समझते हैं प्रोफेशन।
पेशा मीन्स प्रोफेशन। पेशेवर व्यक्ति किसे कहते हैं? जिसमें एक विशिष्ट योग्यता होती है और उस योग्यता से संबंधित उसने प्रशिक्षण प्राप्त किया हुआ रहता है, उसे हम बोलते हैं पेशेवर व्यक्ति, प्रोफेशनल पर्सन। वकील है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, टीचर है, ये सभी पेशेवर व्यक्ति है। अब यहाँ पेशेवर प्रवर्तक का मतलब क्या है? प्रवर्तक का मतलब हम समझ गए, कंपनी के निर्माण के लिए प्रथम चरण की जो क्रियाएं की जाती है प्रवर्तन की, उन क्रियाओं को करने वाले कौन होते? प्रवर्तक। अब ये पेशेवर प्रवर्तक मीन्स एक पेशेवर प्रवर्तक एक कंपनी का प्रवर्तन करता है और तत्पश्चात उसका नियंत्रण प्रबंध उसके निदेशक मंडल को सौंप देता है। पेशेवर प्रवर्तक का मतलब होता है, जैसे मुझे बुखार आई है तो डॉक्टर मेरा इलाज करता है, डॉक्टर मेरा इलाज करके मुझे घर भेज देगा। एक इंजीनियर है, उसको हमने हमारे मकान बनाने का काम सौंपा है, तो वह हमारा मकान बना के हमें सौंप देगा और चला जाएगा। इसी प्रकार से पेशेवर प्रवर्तक का मतलब होता है कंपनी के निर्माण की प्रक्रिया करने वाला, लेकिन यहाँ पेशेवर प्रवर्तक का मतलब कि वो कंपनी का निर्माण करेगा, लेकिन कंपनी के निर्माण की पूरी प्रक्रिया करने के बाद उसका नियंत्रण और प्रबंध वह निदेशक मंडल को सौंप देगा, संचालक मंडल को सौंप देगा। उसका हित केवल कंपनी प्रवर्तन प्रक्रिया तक ही सीमित होता है। उसका हित केवल कहाँ तक सीमित रहता है? वो केवल कंपनी को जन्म देता है, जन्म देने के बाद वह संचालक मंडल को सौंप देता है उस कंपनी को। ऐसे प्रवर्तक कहलाते हैं प्रोफेशनल प्रवर्तक। चलिए, दूसरा है आकस्मिक प्रवर्तक। ऐसे व्यक्ति जो किसी विशिष्ट कंपनी के प्रवर्तन के लिए आगे बढ़ते हैं और उसका निर्माण हो जाने के पश्चात पुनः अपने मूल व्यवसाय में लग जाते हैं, वह आकस्मिक प्रवर्तक होते हैं। किसी विशिष्ट कंपनी का निर्माण करना है, उसमें लग जाते हैं और फिर वापस अपने मूल व्यवसाय में आ जाते हैं, ऐसे प्रवर्तक कहलाते हैं आकस्मिक। तीसरा है उद्यमी। इस श्रेणी में वह प्रवर्तक आते हैं जो अपने विचार के अनुरूप किसी कंपनी का प्रवर्तन करते हैं तथा इसकी व्यवस्था भी करते हैं। छोटी छोटी कंपनियों का विकास इसी प्रकार हुआ है। ये उद्यमी प्रवर्तक होते हैं, मतलब ये अपने विचार के अनुरूप किसी कंपनी का प्रवर्तन करते हैं। छोटे छोटे जो उद्योग व्यवसायी जो होते हैं, वो धीरे धीरे जब ऊपर आते हैं तो वह अपने अनुरूप ही किसी कंपनी का निर्माण करते हैं, प्रवर्तन करते हैं। ऐसे प्रवर्तक कहलाते हैं उद्यमी प्रवर्तक। जो उद्यमशील होते हैं, कार्यशील होते हैं, वह नीचे से ऊपर उठते हैं और ऊपर जाकर फिर कंपनी फॉर्म में बदल जाते हैं। वित्तीय प्रवर्तक कौन होते हैं? कभी कभी विनियोग के लिए वातावरण काफ़ी उपयुक्त होता है। विनियोग मतलब पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, और इस अवसर का लाभ उठाने के लिए वित्तीय संस्थाएं जैसे बैंक आदि भी नए उद्यमों का प्रवर्तन कर देती है। इन्हें वित्तीय प्रवर्तक कहा जाता है। भाई कई बार क्या होता है कि जो व्यक्ति मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करता है ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग के लिए, लाभ के लिए, लाभांश के लिए, तो उन्हें जब ऐसा अवसर दिखाई देता है कि हाँ अभी मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने पर बहुत ज़्यादा इनकम मिल रही है, तो ऐसी स्थिति में वो खुद एक प्रवर्तक बन जाते हैं, किसी कंपनी का निर्माण कर देते हैं। ऐसे प्रवर्तक कहलाते हैं वित्तीय प्रवर्तक। इंजीनियरिंग फर्म एवं निर्माता, फिर कौन सा आ गया? इंजीनियरिंग फर्म एवं निर्माता। कभी कभी अपने निजी हित की दृष्टि से इंजीनियरिंग फर्म या निर्माता ऐसी कंपनियों का प्रवर्तन करते हैं जो उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं के ग्राहक बनकर मांग सृजित कर सके और इससे उनकी वस्तु विक्रय की समस्या दूर हो सके। भाई जैसे जो इंजीनियरिंग फर्म या निर्माता कंपनी है, वो खुद ही एक ऐसी कंपनी का निर्माण करते हैं जो उनके प्रोडक्ट को बेच सके। चलिए, और आगे का है सरकार। सरकार देश की आर्थिक, सामाजिक और राष्ट्रीय दृष्टि से अनेक व्यावसायिक संस्थाओं का प्रवर्तन करती है। आर्थिक, सामाजिक और राष्ट्रीय दृष्टि से कई संस्थाओं का प्रवर्तन का काम सरकार ही करती है। भारत में भी केंद्र व राज्य सरकारों ने अनेक औद्योगिक व व्यापारिक संस्थाओं का प्रवर्तन किया है। गवर्नमेंट ही, हमारी सरकार भी कई संस्थाओं का प्रवर्तन करती है, उनको प्रवर्तन की क्रियाएं करती है। तो सरकार भी एक क्या है? प्रवर्तक है। चलिए,
तो हमने करीब 6 प्रकार देख लिए प्रवर्तकों के, जो कि कंपनी के निर्माण की प्रोसेस को करने वाले होते। इतने टाइप के प्रवर्तक होते हैं जो कंपनी के निर्माण में सहयोग देने वाले। चलिए अब सबसे मेन बात पर आते हैं कि ये कौन सा काम करते हैं, तो इनके कार्य क्या है आखिर को। प्रवर्तक देख लिया, इनके प्रकार देख लिए, लेकिन क्या काम क्या करेंगे, उनका काम बताइए। सबसे पहला काम है विचारों की अवधारणा। अभी हमने सबसे पहला देखा कि कोई भी व्यक्ति सबसे पहले तो वो सोचता है कि मुझे क्या करना है, तो वो जो विचार उसके दिमाग में आता है, वो जो अवधारणा आती है, जो कॉन्सेप्ट आता है, तो विचारों की अवधारणा मतलब प्रारंभ में एक व्यावसायिक संस्था की स्थापना का विचार किसी न किसी के दिमाग में आता है कि मुझे ऐसा व्यवसाय करना है, इस प्रकार की कंपनी शुरू करना है, किसी व्यक्ति के दिमाग में आता है। यह विचार एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह में दिमाग में आ सकता है। किसी व्यक्ति के दिमाग में आ सकता है, 4 लोग बैठे उनके दिमाग में आ सकता है, किसी संस्था के दिमाग में आ सकता है। यह विचार या तो नई कंपनी की स्थापना का हो सकता है, या उसके विस्तार का हो सकता है, अथवा चालू कंपनी को खरीदने का हो सकता है। मतलब चालू कंपनी को उसको कॉम्बिनेशन जोड़ करके करने का हो सकता है, किसी भी प्रकार का हो सकता है। तो इसको कहा जाता है विचारों की अवधारणा। ये पहला कार्य हो गया। प्रवर्तक सबसे पहला काम विचार करेगा, सोचेगा कि मुझे क्या करना है, किसी कंपनी की स्थापना करना है, नए व्यापार को प्रारंभ करना है, किसी दूसरे व्यापार को खरीदना है, किसी कंपनी के साथ जोड़ना है। ये पहला काम हो गया उसका, सोचना, विचार करना, अवधारणा। फिर उसने डिसाइड कर लिया कि मुझे नया व्यापार करना है, तो दूसरा कदम क्या आ गया, उससे रिलेटेड अनुसंधान अथवा जांच पड़ताल करना। क्या करता है, उससे रिलेटेड जांच पड़ताल करता है कि मैं जो बिजनेस करने वाला हूँ उसके संबंध में क्या स्कोप है, उसके अवसर क्या हैं आसपास के वातावरण में, तो उसके लिए जांच पड़ताल करता है। नए विचार की अवधारणा के पश्चात उससे संबंधित सभी बातों की जांच पड़ताल करना आवश्यक होता है। यह जांच पड़ताल बहुत सावधानी से की जानी चाहिए, जिससे वांछित सफलता प्राप्त हो सके। भाई जांच पड़ताल ऐसी हो कि फ्यूचर में लाभ ही हो। प्रस्तावित व्यवसाय में लाभ की क्या संभावना है, इसका वित्त विशेषज्ञों जैसे चार्टर्ड एवं कास्ट अकाउंटेंट, इंजीनियर आदि की सहायता से अध्ययन करना। भाई केवल हवा हवाई नहीं, तर्क के साथ में, लॉजिक के साथ में उसका अध्ययन किया जाता है, पूरा विश्लेषण किया जाता है, अनुभवी लोगों से पूरी बातें की जाती है। प्रवर्तक को विशेषज्ञों की मदद से 3 प्रमुख बातों की जांच करनी चाहिए। जब वो जांच करता है तो विशेषज्ञों की मदद लेना पड़ती है। और कौन सी बातों पर फोकस करना है, 3 बातों पर। पूंजी लागत की गणना, कितनी पूंजी लगेगी। दूसरा, संभावित सकल लाभ का अनुमान, कितना प्रॉफिट इस प्रकार के व्यवसाय में सबसे पहले तो कितनी पूंजी लगेगी, इसका अनुमान। दूसरा, इस प्रकार के व्यापार में कितना प्रॉफिट होगा, 2। और तीसरा, संचालन लागत क्या होगी। भाई उस ऐसे प्रकार के व्यापार में कॉस्ट क्या लगेगी, उसकी लागत क्या आएगी, पूंजी कितनी लगेगी, लागत क्या होगी और प्रॉफिट क्या होगा। भाई यही तो देखा जाता है, हमारे पूंजी कितनी लगाना है, उसमें लागत कितनी लगेगी और प्रॉफिट कितना होगा। ये 3 बातों पर फोकस देना है। तो ये अनुसंधान, जांच और पड़ताल करना और विशेषज्ञों से विचार विमर्श करके। चलिए तीसरा तत्व आ गया, प्रवर्तकों के कार्य पढ़ रहे हैं हम, परीक्षाओं में आते हैं कि प्रवर्तकों के कार्य लिखिए। तो सबसे पहला विचार की अवधारणा, सबसे पहला पॉइंट कौन सा देखा हमने, विचारों की अवधारणा। दूसरा, अनुसंधान और जांच पड़ताल करना। अब तीसरा आ रहा है कौन सा, व्यावसायिक तत्वों का संयोजन। हमने जांच पड़ताल कर ली, पूंजी का पता लगा लिया, इतनी पूंजी लगेगी, इतनी लागत लगेगी, इतना लाभ होगा। चलिए आगे, जब प्रवर्तक जांच पड़ताल के पश्चात व्यवसाय की व्यवहारिकता एवं अर्थपूर्णता के संबंध में आश्वस्त हो जाता है कि वास्तव में किस प्रकार का व्यवसाय होगा, कितना पैसा लगेगा, पूरी तरह से निश्चिंत हो जाता है, तो वह कंपनी को मूर्त रूप देने की दिशा में कदम बढ़ाता है। तब वह कंपनी को ज़मीनी लेवल लाने के लिए वह आगे बढ़ता है।
वह उन सभी तत्वों को एक साथ एकत्र करता है जिससे कि कंपनी अपना अस्तित्व प्राप्त कर सके। वो उन सारी चीज़ों को इकट्ठा करने लग जाता है जिससे कि एक कंपनी को शुरू किया जा सके। इसके लिए प्रवर्तक को अनेक कार्य करने पड़ते हैं। कंपनी को ज़मीनी लेवल पर लाना मतलब दिमाग में जो कंपनी है उसको वास्तव में सामने खड़ा करना, उसके लिए उसे बहुत मेहनत करना पड़ती है। जैसे स्थान का चुनाव, कहाँ पर कंपनी को प्रारंभ करेगा उसकी व्यवस्था करना, प्लांट, मशीनरी, अन्य उपकरण की व्यवस्था, ठेका देना, कर्मचारियों का चुनाव, ये सारी बातें उसे ज़मीनी लेवल पर उतारना पड़ेगी। तो ये व्यावसायिक तत्वों का संयोजन करना, ये तीसरा कदम हो गया। चलिए, चौथा है वित्त की व्यवस्था करना। अब उसने ये सब तो सोच लिया, कौन कौन से संसाधन लगेंगे ये सोच लिया, लेकिन अब इसमें कितना वित्त लगेगा, वो वित्त कहाँ से आएगा, वित्त की क्या व्यवस्था होगी। सभी आवश्यक तत्वों की व्यवस्था करने तथा समन्वय करने के उपरांत कंपनी को प्रारंभ करने के लिए आवश्यक वित्त की आवश्यकता होती है, पैसे की आवश्यकता होती है। पूंजी की आवश्यकता का सही अनुमान लगाना, उसकी व्यवस्था करना बहुत आवश्यक होता है, अन्यथा कंपनी सफल नहीं हो सकती। पूंजी कहाँ से आएगी, किस माध्यम से आएगी, कितनी लागत की पूंजी होगी, ये सारी बातों को पहले ही डिसाइड करना पड़ता है। तो वित्त की व्यवस्था करना। पांचवा है प्रारंभिक अनुबंध। अनुबंध मतलब सौदा। आवश्यकता अनुसार प्रवर्तक को विक्रेता या अन्य पक्षों से अनुबंध करने पड़ते हैं। जो माल की सप्लाई करता है उससे अनुबंध करना पड़ता है। प्रायः समामेलन के पश्चात कंपनी इन अनुबंधों पर अपनी सहमति प्रदान करती है। अब ये समामेलन क्या है, हम आगे प्रोसेस देखने वाली, एक बहुत बड़ी प्रोसेस है कंपनी के निर्माण की प्रक्रिया। तो समामेलन के पश्चात कंपनी इन अनुबंधों पर सहमति देगी। यदि इन अनुबंधों पर कंपनी अपनी सहमति नहीं देती है तो प्रवर्तक व्यक्तिगत रूप से इनके लिए उत्तरदायी होता है। प्रवर्तक मतलब कंपनी के निर्माण की प्रक्रिया करने वाला। कंपनी का निर्माण हो जाने के बाद इस निर्णय पर सहमति कंपनी देगी, क्योंकि कंपनी का अपना एक अलग पृथक अस्तित्व हो जाता है। उस समय प्रवर्तक अलग और कंपनी अलग हो जाती है। तो प्रवर्तक ने जो निर्णय लिया है, जो सौदा किया, अनुबंध किया है, उस पर कंपनी यदि सील लगा देती है तो मान्य होता है, नहीं तो वो उसका अपना व्यक्तिगत निर्णय माना जाएगा। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है प्रारंभिक अनुबंध। चलिए, आवश्यक दस्तावेज तैयार करना। प्रवर्तक को कुछ आवश्यक कागज़ तैयार करना पड़ता है। दस्तावेज मतलब फाइल तैयार करना पड़ती है। जैसे पार्षद सीमा नियम, एक एक पॉइंट, ये हमारे आगे पैराग्राफ एक पूरा, एक एक प्रश्न आता है परीक्षा में इस पर से। पार्षद सीमा नियम, इसका एक प्रश्न ही आता है। पार्षद अंतर नियम, इसका भी कई बार परीक्षा में प्रश्न आ चुका है। प्रविवरण, इसका भी एक प्रश्न आ चुका है, पर्टिकुलर एक अलग ही प्रश्न। पार्षद सीमा नियम को समझाइए, पार्षद अंतर नियम को समझाइए, प्रविवरण किसे कहते हैं उसको बताइए। आगे हम सभी इसको देखने वाले हैं। यह दस्तावेज समामेलन प्रमाण पत्र और व्यवसाय प्रारंभ प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए कानूनी रूप से आवश्यक होते हैं। जो रजिस्टर ऑफिस में जाते हैं तो ये सारे प्रमाण पत्र ले जाने पड़ते हैं। सीमा नियम, अंतर नियम, प्रविवरण, ये वहाँ जमा करने पड़ते हैं। चलिए, नाम का चुनाव। प्रवर्तकों के द्वारा किए जाने वाले कार्य देख रहे हैं हम। प्रवर्तक को कंपनी के नाम का चुनाव भी करना होता है। यह कंपनी की सीमा नियम की धारा या नाम वाक्य में लिखना होता है। जब कंपनी के जो सीमा नियम है, पार्षद सीमा नियम, ये जब बनाए जाते हैं उस समय कंपनी का नाम देना पड़ता है कि कंपनी का नाम क्या होगा। अब हम भैया नाम किसी का भी रख देंगे। जैसे हमारे घर में किसी बच्चे का जन्म होता है तो हम फेमस किसी व्यक्ति का नाम रख देते हैं, हम किसी हीरो का नाम रख देते हैं, किसी प्लेयर का नाम रख देते हैं, किसी जो अच्छा फेमस पर्सन है उसका नाम रख देते हैं। लेकिन यहाँ पर हम ऐसा नाम नहीं रख सकते। नाम किसी भी कंपनी से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए। नाम अपने आप में एक स्वतंत्र नाम होना चाहिए, नहीं तो वो नाम इल्लीगल हो जाएगा। भाई कोई भी फेमस कंपनी है उससे मिलता जुलता नाम रख देंगे तो उसको मान्य नहीं किया जाएगा। नाम हमारा स्वतंत्र नाम होना चाहिए, इसलिए नाम का चुनाव बड़ी सावधानी से करना चाहिए। नियुक्तियाँ, इसके बाद में 8वां काम है नियुक्तियाँ।
प्रवर्तक बैंकर, ब्रोकर अधिवक्ता, अभिगोपनकर्ता की नियुक्ति करता है। जो प्रवर्तक होता है, कंपनी के निर्माण की प्रोसेस करता है, किस बैंक से लेन देन होगा इसको भी डिसाइड किया जाता है। ब्रोकर जो लेन देन की प्रोसेस में मध्यस्थ होता है वो कौन होगा, वकील कौन होगा। अभिगोपनकर्ता अंशों का विक्रय करने वाला बीच जो मध्यस्थ होता है वो कौन होगा। ये सभी इनकी नियुक्ति करना पड़ती है, इनको नियुक्त करना पड़ता है, इनको बांधना पड़ता है कि आप हमारी तरफ से काम करिएगा। समामेलन के पश्चात कंपनी इन नियुक्तियों को मान्यता दे देती है, कंपनी फिर इनके ऊपर अपनी सील लगा देती है। समामेलन के पश्चात कंपनी को अपना एक अलग अधिकार प्राप्त हो जाता है। तो प्रवर्तक के द्वारा जो नियुक्तियाँ की जाती है उस पर कंपनी अपनी सील लगा देती है, तब ये मान्य होते हैं। तो ये सारे जो काम देखे हमने 8, ये प्रवर्तकों के द्वारा किए जाने वाले कार्य थे। परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये कि प्रवर्तकों के द्वारा कौन कौन से कार्य किए जाते हैं, लिखिए। तो ये जो 8 काम हैं हम आसानी से लिख सकते हैं। सबसे पहला, विचारों की अवधारणा, अनुसंधान अथवा जांच पड़ताल, व्यावसायिक तत्वों का संयोजन, वित्त की व्यवस्था करना, प्रारंभिक अनुबंध, आवश्यक दस्तावेज तैयार करना, नाम का चुनाव और नियुक्तियाँ। 5 नंबर का अधिक से अधिक प्रश्न आता है, हम 5 पॉइंट भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने प्रवर्तन किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा, प्रवर्तक किसे कहते हैं, प्रवर्तकों के प्रकार, प्रवर्तकों के द्वारा किए जाने वाले कार्य, ये हमने देख लिए। तो ये फर्स्ट स्टेप हमारी हो गई। पहली स्टेप कौन सी, कंपनी का प्रवर्तन। ठीक है, तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगली स्टेप जो है कंपनी का समामेलन, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो जो भी बच्चे मेरा वीडियो देखें, आप लोगों को अच्छा लगे तो आप मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को चौहान एकेडमी खंडवा को सब्सक्राइब जरूर करें, उसके बेल आइकन को दबाइए, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद।